जय हिंद दोस्तों। आज हम एमिनो एसिड की चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोटीन के बारे में चर्चा किए थे। तो प्रोटीन में हमने आपको बताया कि जो एमिनो एसिड होती है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है एमिनो अम्ल को भी जानने के लिए कि एमिनो अम्ल क्या होता है। प्रोटीन को समझने से पहले हमको एमिनो अम्ल जानना चाहिए कि एमिनो अम्ल क्या है। तो आज हम सारा वीडियो एमिनो एसिड का दे रहे हैं। तो एमिनो एसिड क्या होता है? तो हमने आपको बताया कि एमिनो एसिड प्रोटीन की एक संरचनात्मक इकाई होती है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अणु एक दूसरे से पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। एमिनो एसिड में एक आपका एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों समूह उपस्थित होते हैं। अतः एमिनो अम्लों में क्षारक व अम्ल दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार से एमिनो अम्ल की प्रकृति जो होती है, एमिनो अम्ल की जो नेचर होती है वो क्या होती है? उभयधर्मी होती है। हमने आपको बताया कि एमिनो में क्या क्या होते हैं। आपका ENH2 मतलब एमिनो समूह, एमिनो समूह, और दूसरा का COOH कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो जो एमिनो समूह होती है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है और COOH जो कार्बोक्सिल समूह होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो इन क्षारक और अम्लीय प्रवृत्ति दोनों के उपस्थित होने के कारण एमिनो एसिड जो होती है वो क्या होती है? उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करती है, उभयधर्मी होती है। तो हम एमिनो एसिड की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में अल्फा एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। अर्थात जो प्रोटीन होती है वो अल्फा एमिनो एसिड के से बने होते हैं। तो आज हम अल्फा एमिनो एसिड के बारे में जानेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है। तो पहले सर्वप्रथम हम एमिनो अम्ल का जो एमिनो एसिड है उसका एक सरलतम जो सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र होता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इसका सामान्य सूत्र C और एक कार्बन के 4 समूह, तो एक समूह से इसके COO, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। एक क्या होता है कि COOH जुड़ा रहता है और एक कार्बोक्सिल और दूसरी तरफ NH2 एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है और एक ही H होता है और ये R समूह से ये जुड़े होते हैं। तो कार्बन का जो 4 संयुक्ता है, एक से COOH, एक से NH2 और एक तरफ H और दूसरी तरफ R जुड़ा रहता है। ये R क्या है? R ये जो मेरा एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड का जो सामान्य संरचना है ये R ये प्रदर्शित करता है कि अगर R के जगह पे हम अलग अलग समूह जोड़ दें तो क्या हो जाए? अलग अलग एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो हम देखिए जैसे कि इस समान सूत्र में यदि R के जगह पे मान लीजिए हम CH3 मतलब मिथाइल, या ऐसे चलिए हम अगर यहाँ पे H जोड़ दें, H जोड़ दें, R की जगह पे अगर हम H जोड़ दें, जैसे R की जगह पे हम क्या जोड़ दें? H जोड़ दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ग्लाइसिन हो जाएगा। तो ये मेरा ग्लाइसिन एमिनो एसिड हो जाएगा। तो R की जगह पे हम यहाँ पे R लिख दे रहे हैं, तो R की जगह पे H जोड़ दें तो ग्लाइसिन हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग, जैसे हम आपका मिथाइल जोड़ दें, CH3 हम मिथाइल जोड़ दें, यहाँ पे CH3 जोड़ दें तो क्या हो जाए? एलानीन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइन जोड़ दूं, CH3 और CH3 आइसोप्रोपाइन अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? मेरा वैलीन हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपका CH2OH में जोड़ करके अलग अलग हम एमिनो अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो
हमने आर की जगह पे HCH3 और आइसोप्रोपाइन और आपका सेरीन जो भी कुछ जोड़ते जाए तो हमारा जो अल्फा 20 जो मेरा अल्फा जो एमिनो अम्ल है वो हमको प्राप्त होता जाएगा। मैं 2-3 का नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग मतलब हमने आपको एक 2 3 4 का नाम बता दिया, आप 16 कम से कम बुक्स में से देख करके आप पढ़ लीजिए, निकालिए, आप देखिए उसको। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कार्बन से COOH जुड़ा हो, H2N जुड़ा हो और H जुड़ा हो, R जुड़ा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक एमिनो अम्ल का जो है संरचनात्मक या सामान्य सूत्र, ये मेरा हो गया सामान्य सूत्र, जर्नल फार्मूला एमिनो एसिड का। और ये आर ग्रुप में जैसे मैं बताया कि इस पे जैसे जैसे आप जोड़ते जाओगे आप, ये आपका जो है कि एमिनो अम्ल अपना बदलता जाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि H जोड़ेंगे और CH3 जोड़िए, आइसोप्रोपेन जोड़िए, सेरीन जोड़िए, इस तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो आपका एमिनो अम्ल प्राप्त होता जाएगा। तो दोस्तों और एक चीज और आती है कि हमने एमिनो अम्ल के साथ साथ अल्फा एमिनो अम्ल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अल्फा एमिनो अम्ल की बात कर रहा हूँ। तो अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है दोस्तों? अल्फा एमिनो अम्ल का मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बोक्सिल के बाद जो जस्ट कार्बन, उसके बाद अगर जहाँ पे NH2 पहला जुड़ा, पहले कार्बन NH2 जुड़ा है तो अल्फा हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे जुड़ा हो, मतलब जैसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आपका COOH है जुड़ा, अगर एक कार्बन हो गया, पहला कार्बन हो गया, दूसरा का कार्बन हो गया, तीसरा का कार्बन, चौथा कार्बन, तो पहले कार्बन पे अगर नाइट्रोजन जुड़ गया, इस तरह से नाइट्रोजन मतलब एमाइन ग्रुप जुड़ गया पहले कार्बन पे, तो अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो बीटा हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो गामा हो जाएगा, इस तरह से मतलब जुड़ते जाएंगे। तो आज हम सिर्फ अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपको फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि ये क्या होता है, ये एमिनो अम्ल का एक सामान्य सूत्र है। अगर मैं अलग अलग एमिनो अम्ल प्राप्त करूं, आर के जगह पे OH, H और NH2, यहाँ पे मैं H जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो गया। अगर यही मैं जैसे आपका COOH और H और NH2 और यहाँ पे मैं CH3 जोड़ दूं तो ये क्या होता है, एलानिन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होते जाएंगे। हमारे 20 जो एमिनो अम्ल है, आवश्यक एमिनो अम्ल है, वो हमको प्राप्त होता जाएगा। अब मैं एमिनो अम्ल के बारे में मैं बताया, इसका सामान्य सूत्र को मैं बता। अब एमिनो अम्ल का मैं प्रकार की अगर मैं बात करूं या मैं बात करूं वर्गीकरण की इसकी एमिनो अम्ल की, तो एमिनो अम्ल कुल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला जो है न्यूट्रल एमिनो अम्ल हो जाएगा, पहला मेरा हो जाएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड, पहला मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। तीसरा का मेरा हो जाएगा बेसिक एमिनो एसिड। तो दोस्तों हम जो आपका न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक एमिनो अम्ल, जो मैं एमिनो अम्ल का जो मैं वर्गीकरण कर रहा हूं, ये वर्गीकरण इस एमिनो अम्ल में उपस्थित एमिनो और कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उनके संख्या के आधार पर इनका जो वर्गीकरण होता है। तो मैं इस प्रकार से मैं पहला बता कि मैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, तो अगर किसी भी एमिनो एसिड में अगर मान लीजिए सिर्फ क्या हो, एक COOH ग्रुप हो और एक NH2 ग्रुप हो, ये ग्रुप हो गया। अगर एक जो है OH हो गया और एक NH2 हो गया, इस समान संख्या में एक एक को है, तो क्या हो जाएंगे, ये बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों की संख्या बराबर है, अर्थात एक क्या हो जाएगा, ये दोनों इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ग्लाइसिन की बात कर रहा हूँ, ये ग्लाइसिन है, ये है आपका ग्लाइसिन
एक ग्लाइसिन हो गया आपका, और नाम का अगर मैं एक नाम और दूं तो एलानिन हो गया, एलानिन हो गया, इस प्रकार से होगा। और अगर मैं एसिडिक एमिनो अम्ल की बात करूं, एसिडिक की मैं बात करूं तो नाम से ही पता है एसिडिक एमिनो एसिड, अर्थात इसमें क्या होगा कि जो आपका एमिनो एसिड है उसकी संख्या COOH जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे कम होगी, अर्थात कार्बोक्सिल की संख्या एमिनो ग्रुप से अधिक होगी। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं तो आपका उसको कहते हैं भाई, देखिए स्पेरिटिक एसिड, स्पेरिटिक एसिड हो जाएगा आपका, ग्लूटामिक हो जाएगा आपका, ग्लूटामिक हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएंगे। और स्पिरिटिक की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स में बताऊं तो ये मेरा हो जाएगा आपका, ये जो स्ट्रक्चर्स इसका बनेगा, ये बनेगा C, यहाँ पे R, और आपका R तो जुड़ा रहेगा, H छोड़ दीजिए, और COOH और NH2 ये होगा, फिर ये हो जाएगा CH2, फिर उसके बाद NH2 इससे जुड़ जाएगा, ये मेरा स्पर्टिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है देखिए कि NH2 की संख्या, NH2 की संख्या यहाँ पे एक, और ECOOH ये इसको न्यूट्रल बना देता है, लेकिन उसके बाद इसमें एक NH2 और है, अर्थात NH2 की वजह से, एक एक्स्ट्रा वजह से इसकी जो, सॉरी मैं आपको गलत बता दिया, और हम चल रहे हैं एसिडिक की अभी मैं बात कर रहा था। तो एसिडिक में हमने आपको थोड़ी सी गलत बता दिया स्ट्रक्चर्स। एसिडिक में क्या होता है, आपका जो स्पेरिटिक एसिड होगा, स्पेरिटिक एसिड होगा, और आपका ग्लूटामिक एसिड होगा, एग्जाम्पल वही हो गए। स्ट्रक्चर से इसकी क्या होगी, स्पेरिटिक एसिड की स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं आपको C बनाया और यहाँ H, COOH, और यहाँ पे आपका NH2, और ये जो होगा CH2, फिर इसके COOH ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका NH2 हो गया, COOH हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन एक आपका COOH अधिक है, इसलिए इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो एसिडिक होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब मैं बेसिक एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों फिर से मैं आपको कि जो बेसिक एमिनो एसिड है, अर्थात नाम से ही पता चल जाए बेसिक एमिनो एसिड, अर्थात इसमें बेस की संख्या अधिक होगी अम्ल की अपेक्षा। तो इसका मैं आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दूं तो आपका लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, और आपका एर्जिनिन हो जाएगा, ठीक है। और लाइसिन की मैं इसकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता दूं तो CHCOOH और NH2, और ये जो होगा आपका C हो जाएगा, जो इसके ऊपर हो जाएगा आपका CH2 का 4, उसके बाद NH2। तो इसमें क्या होगा कि ये H2N NH2 और COO समान हो गया, ये तो समान हो गया इसलिए न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो इसमें फिर आपका ये NH2 बेसी बच रहा है, ये बेस अधिक बच रहा है, इसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो बेस के रूप में हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको एमिनो एसिड क्या होती है उसके बारे में बताया, उसका सामान्य सूत्र बताया और इसके प्रकार बताया। इसकी जो ये प्रकार है ये इसमें उपस्थित NH2 और COOH के संख्या के आधार पे मैं आपको इसका वर्गीकरण किया था। और एक प्रकार और होता है जो कि हमारे शरीर में उत्पत्ति के आधार पे, निर्माण के आधार पे भी मैं इसको वर्गीकृत करता हूं। तो उस हमारे शरीर में उत्पत्ति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा का होता है
अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल में नाम से ही है आवश्यक, अर्थात जिसकी हमको आवश्यकता हो। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होती है? आवश्यकता तो हमारे शरीर को दोनों का है, लेकिन नाम से क्या मतलब तात्पर्य है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल अर्थात ऐसे एमिनो अम्ल जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमको बाहर से आहार के रूप में उसको हमको लेना पड़ता है, आवश्यक रूप से हमको लेना पड़ता है, इसलिए वो हमें क्या होते हैं, वो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और अनावश्यक एमिनो अम्ल का मतलब ये है कि हमको इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आहार के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका अनावश्यक एमिनो अम्ल का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है। तो ये हमारे शरीर में जो संश्लेषित होती है वो अनावश्यक हो गया, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है, और जो नहीं होता है वो हमें बाहर आहार के रूप में से लेना पड़ता है, इसलिए आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। तो ये दोस्तों आज का मेरा वीडियो एमिनो एसिड पे था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।